आज का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायो यार इसको व्हाइट करो, इसके बैकग्राउंड को कैसे होगा? हाँ कॉर्नर पे इसमें अदर्स का कोई स्टूडेंट तो नहीं बैठा है? अदर्स वाले आप उधर क्लास में जाएं। ध्यान दीजिए, आज हम लोग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में बात नहीं, अब बात नहीं हुई है क्लास के बाद। सारे लोग शांत, ध्यान देना इधर। हमारा चैप्टर है, इसका नाम है बायो डायवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। जैव विविधता, बैठिए फटाफट। तो जैव विविधता के कुछ बेसिक्स हम लिखेंगे, बात नहीं करना बिल्कुल। जैव विविधता कुछ बेसिक्स लिखेंगे जिनसे डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। उसके बाद भारत में जैव विविधता कैसे कार्य कर रही है, क्या है हमारे यहाँ भारत में स्टेटस क्या है, वर्ल्ड का भी देखेंगे। फिर हॉटस्पॉट क्षेत्र, और ऐसे करते करते हम जो स्पीशीज हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड वगैरह उनकी लिस्ट भी करेंगे धीरे धीरे करते हैं। शुरुआत करते हैं जो बेसिक प्रश्न जहां से आते हैं। पहले हम एक पैराग्राफ में पूरी वो बातें लिख लेते हैं, जिससे अगर मेंस में भी अगर प्रश्न आ जाए कि बायोडायवर्सिटी क्या है, इसके ह्रास के कारण क्या होते हैं, ठीक है ना, डिग्रेडेशन के। ये एक बहुत जनरल क्वेश्चन है, 2002 के एक्ट से भी जोड़ के पूछा जा चुका है कि किस तरीके से ये अधिनियम पूरी तरीके से कार्य नहीं कर पाए, हम आपको बताएंगे भी। तो कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए जो हर आंसर में आपको लिखनी ही होंगी अगर मेंस करते हैं, और बाकी प्रीलिम्स के लिए भी जो आवश्यक है। चलिए लिखिए, लिखना शुरू करिए। एक इंट्रोडक्शन टाइप का लिखिए। जैव विविधता से लिखिएगा, जैव विविधता शब्द का प्रयोग, जैव विविधता शब्द का प्रयोग E.A. नोर्स एक वैज्ञानिक थे, पर्यावरण। E.A. नोर्स एवं मैकमैनिस के द्वारा सर्वप्रथम, मैकमैनिस के द्वारा सर्वप्रथम 1980 में किया गया, सर्वप्रथम 1980 में किया गया। ठीक है, आगे लिखिए, ये आपके लिए आवश्यक नहीं है। लिखिए जैव विविधता, जैव विविधता वाल्टर डी रोजन द्वारा, वाल्टर लिख रहे हैं, आना दीजिए, डी रोजन द्वारा दिया गया शब्द है, दिया गया शब्द है, शब्द है विश्व में जीव जंतुओं की, विश्व में जीव जंतुओं की लगभग 20 लाख प्रजातियों, लगभग 20 लाख प्रजातियों की पहचान की गई है, 20 लाख प्रजातियों की पहचान की गई है। पहचान की गई है। अज्ञात प्रजातियों की संख्या नॉट आइडेंटिफाइड, ठीक है ना, अनआइडेंटिफाइड इसको बोलेंगे। अज्ञात प्रजातियों की संख्या
लगभग 5 करोड़ अनुमानित है। लगभग 5 करोड़ अनुमानित है। लगभग 5 करोड़ अनुमानित है, जिसमें 50% से अधिक कीट हैं। जिसमें 50% से अधिक कीट हैं। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। जैव विविधता से तात्पर्य, जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर पाई जाने वाली, पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवों की विविधता से है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवों की विविधता से है। जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है किसी भौगोलिक क्षेत्र में, किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों, पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या, की संख्या, की संख्या पूर्ण विराम, अर्थात, अर्थात पौधों के प्रकारों, अर्थात ऐसे लिखेगा, पौधों के कॉमा सूक्ष्म जीवों के, पौधों के कॉमा सूक्ष्म जीवों के तथा प्राणियों के प्रकार, पौधों के कॉमा सूक्ष्म जीवों के तथा इंसेक्ट्स, सूक्ष्म जीवों के तथा प्राणियों के प्रकार। किंतु, किंतु जैव विविधता, जैव विविधता जीवों की विविधता तक ही सीमित नहीं है। किंतु जैव विविधता जीवों की विविधता तक ही सीमित नहीं है, नहीं है, अपितु इसके अंतर्गत, अपितु इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत उस पर्यावरण को भी शामिल किया जाता है, उस पर्यावरण को भी शामिल किया जाता है जिसमें वे निवास करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। उन्नीस सौ बानवे में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन, आयोजित 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में रियो डी जेनेरियो, 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन, ये रियो डी जेनेरियो एक जगह है, वहां हुआ था, ब्राजील में एक जगह है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जगह है। क्या लाइन हम लोगों ने क्या लिखी थी मुझे? हाँ, 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता की
मानक परिभाषा घोषित की गई, मानक परिभाषा घोषित की गई, और डैश लगा दीजिएगा। मानक एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ना, मानक परिभाषा घोषित की गई, यानी डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई करना है तो एक उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन होनी चाहिए। तो वहाँ रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वहाँ से अडॉप्ट की गई है। डैश लगाया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डेफिनेशन लिख लीजिए जो ऑफिशियल है। देखिए इसमें जैव विविधता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में लिखेगा, बिगिन एंड क्लोज में, जैव विविधता समस्त स्रोतों, जैव विविधता समस्त स्रोतों जैसे स्थलीय, समुद्री, अंतरक्षेत्रीय एवं अन्य जलीय पारितंत्रों के जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिक समूह, इकोलॉजिकल ग्रुप्स, पारिस्थितिक समूह, कॉमा लगाइए, जिनके ये भाग हैं, कॉमा, में पाई जाने वाली विविधताएं, कॉमा, में पाई जाने वाली विविधताएं हैं, में पाई जाने वाली विविधताएं हैं, पूर्ण विराम, अभी क्लोज नहीं करना है। इसमें एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता, कॉमा, विभिन्न जातियों के मध्य विविधता, तथा पारिस्थितिक विविधता, विभिन्न जातियों के मध्य विविधता, डाइवर्सिटी बिटवीन स्पीशीज, विभिन्न जातियों के मध्य विविधता तथा पारिस्थितिकीय विविधता शामिल है, पारिस्थितिकीय विविधता शामिल है। लिखते हुए समझ गए होंगे बायोडाइवर्सिटी में ज्यादातर क्या बात हो रही है, डिफरेंसेस की बात हो रही है। विविधता यानी जो चाहे वो प्रजातियों के मध्य हो, चाहे वो वनस्पतियों में हो, जीवों में हो, किसी भी तरीके से, और चाहे वो परिस्थितिकी भी हो सकता है एक चीज, एक जाति जो हिल स्टेशंस पे पाई जा रही है, स्नो एरियाज में पाई जा रही है, वही जाति स्थल क्षेत्रों में जहाँ पर ये नहीं है, हिम क्षेत्र नहीं है, तो हिम क्षेत्र मतलब समझ रहे ना, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा, जहाँ पर बर्फ होती है ना, टुंड्रा रीजन्स होते हैं, है ना, हाई एल्टीट्यूड एरियाज, तो उन्हें हिम क्षेत्र जहाँ पर सबसे ज्यादा देखेंगे। हम स्पेशीज भी लिखेंगे, चीता ईता वगैरह हम डिफरेंसेस लिखेंगे, स्नो लेपर्ड कैसे लेपर्ड से अलग होता है, आगे नाम हम भी लिखेंगे हम लोग। हाँ, ये जो जीव जंतुओं की पहचान करी जाती है सर, ये कौन करता है?
ये वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक ही होते हैं, इन्हीं लोगों का कार्य होता है। हाँ हाँ, हमारे गवर्नमेंट की बॉडी है, हमने बाकायदा अधिनियम बना के इसके बोर्ड बनाए हुए हैं और पूरा कंट्रोलिंग बोर्ड है, ठीक है। हम लिखवाएंगे, वो भी लिखवाएंगे, जैव विविधता अधिनियम पूरा बताएंगे आपको, ठीक है। तो हाँ हाँ हाँ, क्लोज कर लीजिए। तो जैव विविधता आप समझ रहे हैं, अभी और आगे समझेंगे। लिखिए आगे, विश्व जैव विविधता दिवस, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है ताकि जैव विविधता के मुद्दों के बारे में, समझ और जागरूकता बढ़ाई जा सके। समझ और जागरूकता बढ़ाई जा सके। विश्व में जैव विविधता के दृष्टिकोण से, विश्व में जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफी अंतर पाया जाता है, जिसके लिए तापमान, वर्षा, वर्षा, उच्चावच, अरे थोड़ा तो वेट कर लिया करो लिखने के बाद। उच्चावच लिखिए, बताते हैं। उच्चावच तथा पोषक तत्वों की उपलब्धता आदि कारक, उत्तरदायी हैं। आदि कारक फैक्टर्स, उत्तरदायी हैं। ये क्या होता है? उच्चावच स्थलाकृतियां विभिन्न प्रकार की जो भूगोल में पाई जाती हैं, आपने देखा होगा, कहीं पर ज्यादा ऊंचाई, कहीं पर निचाई। तो यानी वो जो अंतर होता है ऊंचाई और निचाई का, वो उसको क्या बोलते हैं? उच्चावच। वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर बायोडायवर्सिटी में जो डिफरेंसेस हैं, उसके मेन फैक्टर्स में क्या क्या है? पहले आपने क्या लिखा? टेम्परेचर, तापमान। अगर क्योंकि प्रजातियों में क्या होता है, वो अडॉप्ट करते हैं, उनमें अडॉप्टेशन एक वो होती है, एक गुण होता है। मनुष्य ज्यादा अडॉप्ट कर लेता है जंतुओं की अपेक्षा। आपको अगर अभी भेज दिया जाए जम्मू कश्मीर में, तो 15-20 दिन आप बीमार होंगे, फिर आप रहने लग जाएंगे, फिर आप मतलब आप सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन अगर हाई एल्टीट्यूड की कोई प्रजाति लाके यहाँ पर, प्रवासी पक्षी वगैरह भी होते हैं, प्रवासी माइग्रेटरी जंतु भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, अडॉप्टेशन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो जहां पर रहना पसंद करते हैं वो वहीं पर रहते हैं। बात बिल्कुल नहीं। अगर नहीं बात पढ़ना है तो आप उठ के चले जाइए अभी। और दूसरा आपने रीजन क्या लिखा? रेनफॉल। वर्षा भी एक बहुत बड़ा कारण होती है। आप देखेंगे डाइवर्सिटीज के, अगर आप देखिए जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र हैं या जहां पर वर्षा, आप अपने ही घरों में देखिए, अगर जब वर्षा ज्यादा होती है तो आप देखते होंगे जीव जंतुओं की संख्या बढ़ जाती है, डाइवर्सिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है जहां पर वर्षा क्षेत्र होते हैं, है ना। तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए कि जहां पर वर्षा नहीं होती है और जहां पर होती है, पौधों में भी और जीव जंतुओं में भी डाइवर्सिटी होगी, अंतर जरूर होगा, ठीक है ना। और तीसरा रीजन आपने क्या लिखा था? उच्चावच आपने लिखा। जाहिर सी बात है, मनुष्यों में भी, जंतुओं में भी और पौधों में भी। आप लोगों ने जब पहली, दूसरी, तीसरी क्लास की थी, हमने आपको वन करवाए थे और आपको बताया था कि शीतोष्ण क्षेत्र या फिर टुंड्रा क्षेत्र पर जाते जाते वन की डाइवर्सिटी कैसे कम होती चली जा रही है। जैसे ग्लोब में
ये ग्लोब हमने किया था, ये विषुवत रेखा थी और हमने किया था यहाँ पर ये 30 तक तो ठीक है, यहाँ तक तो चल रहा है, थोड़े बहुत डाइवर्सिटी ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी एरिया हमने ये लिखा था। हाँ, हालांकि हमने डाइवर्सिटी की नहीं थी अच्छे तरीके से, ये तो हम इस चैप्टर में कर रहे हैं यहाँ पर। और जितना हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, उच्चावच जितना हम लेते जाएंगे, हमारी डाइवर्सिटी थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। तो तुलनात्मक रूप से डाइवर्सिटी के ये भी एक फैक्टर है, उच्चावच एक कारण होता है, वहां पर डाइवर्सिटी होगी या नहीं होगी। और लास्ट में आपने क्या लिखा है? हाँ, पोषक तत्व आप जानते हैं, पोषक तत्व जल क्षेत्र हो चाहे स्थल क्षेत्र हो, अगर पोषक तत्व है, यूट्रोफिकेशन वगैरह जानते हैं ना कि अगर पोषक तत्व ज्यादा वृद्धि हो जाती है, कभी कभार जलीय क्षेत्रों में ज्यादा वाटर बॉडीज में आपने कूड़ा बहा दिया तो क्या होता है कि यूट्रोफिकेशन हो जाता है, उनको ऑक्सीजन डिमांड जंतुओं की बढ़ जाती है, तो इससे क्या होता है वो मरने लगते हैं जल्दी, क्योंकि उनको मिल पाती नहीं है, गंदगी सारी भरी होती है, तो इस वजह से मरने लगते हैं और डाइवर्सिटी में अंतर आ जाता है। अभी हम कारण जब लिखेंगे तो ये भी एक कारण लिखेंगे कैसे प्रदूषण डाइवर्सिटी को खत्म करने का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। ठीक है, हाँ हाँ आपने लिखा होगा कि जब हमने डे घोषित किया तो उसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र, उसको लाइन को लिखवाने का उद्देश्य ये था कि आपका वो वाला क्वेश्चन हल हो जाए कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। बाकी जैव विविधता दिवस मनाने का उद्देश्य जो संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया ना 22 को, तो उसका मतलब ये था कि लोगों में जैव विविधता के प्रति जागरूकता हो जाए। अभी मैं आप ही लोगों से कहूँ, आपके लिए बहुत कम से कम 50% से ज्यादा लोगों में डाइवर्सिटी के लिए कुछ बहुत अवेयरनेस नहीं थी, और अभी हम आपको बता रहे जब ये 2 दिन बाद और खत्म हो जाएगा बिल्कुल, आप बहुत सारे इंसेक्ट्स, सूक्ष्म जीवों, जीव जंतुओं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और डेंजर्ड स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अभी तो आप सिर्फ शायद वही काला हिरण जानते हैं जिसे सलमान ने गोली मार दी थी, है ना, किस तरीके से केस चला, 3.5 साल की जेल हो गई। अभी तो कानून भी कठिन कर दिया गया, 7 साल से कम की जेल नहीं है, ठीक है, उस टाइम की तो बात ही कुछ और थी। तो हम देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि स्पीशीज के प्रोटेक्शन के लिए भी हमें कितना कुछ करना पड़ता है और हम कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इसलिए जागरूकता फैलाने के लिए है वो, जब भी दिवस, ज्यादातर दिवस जागरूकता फैलाने के लिए घोषित किए जाते हैं, है ना। जितने भी दिवस है बस ये बताना होता है कि भाई भारतीय युवा दिवस है, तो युवाओं तुम जिंदा हो, है ना, तुम्हारे लिए कुछ हो रहा है, देश भी कुछ कर रहा है, कुछ नए नए कार्यक्रम कर दिए जाएंगे। ऐसे बायोडाइवर्सिटी डे वाले दिन क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी कुछ किया जा सकता है, बहुत सारे प्रतियोगिताएं की जाती है, निबंध प्रतियोगिताएं वगैरह होती है। mygov.in है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप लोग लिख लीजिएगा उसको, अगर पढ़ने के दौरान आप उसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट है गवर्नमेंट की, mygov.in, उस पर समय समय पर प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, निबंध प्रतियोगिता, क्विज वगैरह, पार्टिसिपेट आप लोग कर सकते हैं। चलिए फिर अब हम पैराग्राफ चेंज करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके कुछ और बातें लिखेंगे। लिखिए, उष्ण आर्द्र प्रदेशों गर्म सर्द, उष्ण आर्द्र प्रदेशों, बताते हैं, लिखिए पहले, उष्ण आर्द्र प्रदेशों, उष्ण क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल, वो तो उपोष्ण होता है, हाँ उपोष्ण ही उष्ण आर्द्र होता है, ठीक है, हाँ सब ट्रॉपिकल ही लिखिएगा, उष्ण आर्द्र लिखना है, सब ट्रॉपिकल। उष्ण आर्द्र क्षेत्र दरअसल ये होते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली मेरे दिमाग में ये रहता है कि आप लोगों को मैं वो उष्ण क्षेत्र और शीतोष्ण सब पढ़ा चुका हूँ, वो आप लोग नए लोग हैं तो थोड़ा आपने प्रश्न, चलिए देखते हैं। उष्ण आर्द्र क्या होता है, देखिए ये विषुवतीय रेखा है, आपको इतना तो थोड़ा सा बेसिक पता ही होगा कि सन जो है रोटेट कितने के बीच में करता है, हाँ मतलब 30 हम इसलिए लिख लेते हैं, वैसे 23.5 डिग्री तक जाता है, 30 डिग्री तक, है ना, और यहीं तक जाके फिर यहाँ तक रोटेट करता है, इधर जाएगा। उत्तरायण दक्षिणायन आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, और नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, याद रखिए, सन रोटेट यहाँ से यहाँ करता है ग्लोब में, यहाँ तक नहीं जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा 12 महीने बर्फ जमा रहती है, ठीक है ना, यहाँ भी, हाँ क्योंकि सन की रेज तिरछी भी नहीं पहुंच पाती वहां तक, यहां तक आने तक तिरछी जब पहुंचती है तभी आपने लिखा होगा कि 2 से 3 महीने या 4 महीने तक थोड़ी बहुत यहाँ पर धूप होती है। तब आपने वो डॉक्यूमेंट्री वगैरह अगर देखी होंगी नेशनल ज्योग्राफिक पे, तो पेंगुइन थोड़े दिन के लिए बाहर आता है
थोड़ी थोड़ी धूप लेता है, अपने फ्रेंड्स को लेके आता है ना, और टहलता है। वो होते भी है क्यूट से एकदम, गुल्लू वुल्लू से टहलने आते हैं, फिर धूप देखते थोड़ी सी, फिर अंदर घुस जाते हैं इसमें, हैं। खैर उनका अपना एडॉप्टेशन होता है। वैसे ये जो क्षेत्र हुआ है, यानी कि ये उष्ण क्षेत्र की बात कर रहा है सर। अब यहाँ पर जहां पर सन सबसे ज्यादा होगा वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? उष्ण क्षेत्र। लेकिन यहां तक अगर आके सन यहाँ पर आया है और इसकी तिरछी किरणें यहां तक भी पड़ रही हैं, तो यानी कि ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? उष्ण आर्द्र कहलाएगा। यानी यहाँ पर गर्मी भी है प्लस सर्दी भी होगी, ठीक है ना। और ये उष्ण क्षेत्र कहलाएगा। यहाँ तो गर्मी और बारिश बनी रहेगी, ठीक है ना। और जहां पर टेम्परेचर होगा, बादल बनेंगे ना, बारिश भी होती रहेगी। चलिए, तो ये ज्योग्राफी का थोड़ा सा है। एक्चुअली इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि हमें थोड़ा सा सीमित होना पड़ता है, एक बॉर्डर पे जाके वहां पर से वापस आना पड़ता है, वरना कब हम ज्योग्राफी में घुस जाएंगे, कब हम आपको पॉलिटी पढ़ाने लग जाए, जैव विविधता अधिनियम, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो वहां से जाके वापस आना पड़ता है, हमें ध्यान रखना पड़ता है। केमिस्ट्री अभी जब हम लोग वायु प्रदूषण पढ़ रहे थे, कितने ही केमिस्ट्री के तत्व हमने कर लिए, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर हमने सारे ही तत्व कर लिए, लग रहा था कि केमिस्ट्री पढ़ रहे होते। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड एरिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। शुरू करते हैं। कहानी कहां पर थी? अच्छा, हाँ। उष्ण आर्द्र प्रदेश में जैविक विविधता अधिकतम है। उष्ण आर्द्र प्रदेश में जैविक विविधता या जैव विविधता अधिकतम है। इसे उष्ण वर्षावन प्रदेश, इसे उष्ण वर्षावन प्रदेश कहते हैं। पूर्ण विराम। विषुवतीय प्रदेश, ये ट्रॉपिकल विषुवतीय प्रदेश संपूर्ण विश्व में, ऐसे लिखिएगा, संपूर्ण विश्व के लगभग 13 से 14%, लगभग 13 से 14% क्षेत्र में फैले हैं। किंतु विश्व में पाई जाने वाली जीव जंतुओं की आधे से अधिक प्रजातियां इसी प्रदेश में पाई जाती हैं, में होती हैं या पाई जाती हैं, में होती हैं या पाई जाती हैं। पूर्ण विराम। वर्ष भर उच्च तापमान एवं वर्षा के कारण वनस्पतियों के विकास के लिए यहाँ अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं। अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं। वर्ष भर तापमान, रेनफॉल, तो सबसे ज्यादा अनुकूलतम दशाएं कहां पर हैं?
हाँ ट्रॉपिकल एरिया में। आगे लिखिए विश्व के 17 देशों को मेगा डाइवर्सिटी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वरना फिर आप क्वेश्चन वाले चेहरे दिख गए, ये क्या बोल दिया तुमने। मेगा डाइवर्सिटी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। इन क्षेत्रों में ब्रैकेट में लिखिएगा, इन क्षेत्रों में प्रजातियों की अत्यधिक संख्या होती है। इन क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अत्यधिक होती है। प्रजातियों की संख्या अत्यधिक होती है, ब्रैकेट क्लोज। 17 देश के अंतर्गत लिखिए, के अंतर्गत, हाँ ब्रैकेट क्लोज करके लिखिएगा, के अंतर्गत देश लिखेंगे 17, जरूरत है नहीं वैसे, अभी तक प्रश्न आया नहीं है। चलिए लिखिए कोलंबिया के अंतर्गत, कोलंबिया, मैक्सिको, ब्राजील, इंडोनेशिया, मिस नहीं करना है फिर वापस आने में मुश्किल होगा। कहाँ तक पहुंच गए? इंडोनेशिया, इक्वाडोर, पेरू, मलेशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, यूएसए, जायरे, फिलीपींस, वेनेजुएला, पापुआ न्यू गिनी, पहली बार सुन रहे ज्यादातर लोग हैं। मेडागास्कर, ठीक है। जितनी चीज जगह नहीं मिली आज मैप पे खोजेंगे जाके आप लोग, होमवर्क। पापुआ न्यू गिनी को बताएगा क्या? मेडागास्कर ये दो लिखा जो, रुक जाओ एक मिनट, हाँ इधर ऑस्ट्रेलिया में है, इन्होंने बताया। अफ्रीका के पास तो मेडागास्कर है। हाँ इंडोनेशिया के आसपास, ठीक है। इंडोनेशिया से जब हम ये द्वीपों के पास जाते हैं तो इंडोनेशिया टू ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो जगह है ना, यहीं पर है आइलैंड पापुआ न्यू गिनी। मेडागास्कर अफ्रीका का, ठीक है। ये मैप पे देखिएगा जाके। कितने हो गए मुझे बताएगा कोई? हो गए पूरे? अरे आप लोग ने तो सारे कर लिए। पेरू, कोलंबिया, मैक्सिको, सारे हो गए ना? ठीक है 17 हो गए। अंतर्गत ये देश शामिल है, खत्म कीजिए इसको फटाफट। शामिल है, हाँ शामिल है। चलिए ये डाइवर्सिटी एरिया थे। अब लिखिए जैव विविधता के स्तर, लिखिए जैव विविधता के निम्नलिखित 3 स्तर होते हैं। हाँ लेवल्स, जैव विविधता के निम्नलिखित 3 स्तर होते हैं। पहला लिखिए
आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक विविधता जेनेटिक। आनुवांशिक विविधता जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगला लिखिए प्रजातीय विविधता, प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता। फिर अगला लिख लीजिए समुदाय या पारितंत्र व्यवस्था विविधता, समुदाय या पारितंत्र विविधता, समुदाय या पारितंत्र विविधता, कम्युनिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब लिखिए जैव विविधता का मापन। अच्छा ये तीनों चीजें समझ लेते क्या है। डाइवर्सिटी के लेवल्स हैं, वही बात जो हम पहले भी करके आए, हमने लिखी थी, तीनों चीजें लिखी थी। वही बात है कि डाइवर्सिटी को हम कहाँ पर किन किन स्तरों पर देख सकते हैं। एक तो ये जेनेटिकली डाइवर्सिटी हो सकती है, वहां पर हम रिसर्च अगर करेंगे किसी जीन में, किसी जीव में अंतर खोजने की, तो हम उसमें गुणसूत्रों को अंतर जो होते हैं ना उन पर रिसर्च करेंगे और उससे पता चलेगा कि हो सकता है कि एक ही परिवार में, आप ध्यान रखिएगा, हम कई बार आपको इंसानों को एग्जाम्पल देके बताएंगे, सेम चीज जंतुओं और पौधों में भी होती है। एक ही परिवार में जीन में डिफरेंसेस हो सकते हैं, है ना, सारे जीन एक से हो बहुत मुश्किल है। तो जीन के स्तर पर जब डाइवर्सिटी को रिसर्च की जाएगी तो उसको क्या कहलाएंगे, आनुवांशिक विविधता। दूसरा क्या लिखा है आपने, हाँ प्रजाति, स्पेशीज। प्रजाति आप समझते हैं, जैसे कि एक प्रजाति हो गई कैट प्रजाति, जिसमें बिल्ली की प्रजाति होती है, बिल्ली में ही टाइगर आइगर ये सारे आ जाते हैं। इनकी प्रजाति में डाइवर्सिटी, बिल्ली अलग है, टाइगर थोड़ा अलग दिखता है, लेकिन उसी की शक्ल के 3-4 अलग अलग प्रकार, लेकिन वो प्रजाति क्या होती है, बिल्ली की, कैट में ही आती है, ठीक है ना। ऐसे ही अलग अलग प्रजाति में अलग अलग डाइवर्सिटी, एक ही प्रजाति में डाइवर्सिटी अलग अलग, ठीक है। लास्ट में हाँ क्या लिखा, कम्युनिटी। हाँ कम्युनिटी में आप ऐसे समझ लीजिए, लास्ट में आपने लिखा कम्युनिटी और क्या, पारिस्थितिकी। आप एक ही जगह पर अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे होते हैं, आप लोग भी अब एक जगह कम्युनिटी बना के रह रहे होंगे, कोई कॉलोनी है, कई वहां पर अलग जाति के होंगे, कोई दूसरी जाति के होंगे, कोई दूसरी जाति के होंगे, है ना। एक ही जगह पर है ना अलग अलग जाति के होना, तो ये डिफरेंसेस, लेकिन इकोसिस्टम एक होगा, आप समझ रहे ना। यानी कि एक ही जगह पर, एक ही इकोसिस्टम में, वहीं पर शेर भी सरवाइव कर रहा है, वहीं पर इंसेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, और बहुत चूहे, बिल्ली, कुत्ता, कई बार तो बिल्ली कुत्ते में बनती नहीं, फिर भी वो एक साथ रह रहे होते हैं, है ना। इकोसिस्टम उनका अच्छा देते हैं, वो जो उनके गार्जियंस होते हैं ना, जो इंसानी गार्जियन, वो अच्छे से उनमें प्रेम पैदा कर देते हैं, है ना। इंसान बहुत खतरनाक चीज है, किसी में प्रेम पैदा कर देते हैं। चलिए अगला लिखते हैं जैव विविधता का मापन, जैव विविधता का मापन, मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लिखिए जैव विविधता के मापने से आशय, मापने से आशय, जैव विविधता के मापने से आशय प्रजाति की संख्या, प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि, प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि के आकलन से है, प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि के आकलन से है। इसका मापन, इसका मापन निम्नलिखित 3 विधियों से किया जाता है, या इसके मापन के लिए निम्नलिखित 3 विधियां हैं। इसके मापन के लिए निम्नलिखित 3 विधियां हैं। पहला लिखिएगा अल्फा विविधता, अल्फा विविधता। लिखिएगा यह किसी एक निश्चित क्षेत्र के
यह किसी एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय या पारितंत्र की, यह किसी एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय या पारितंत्र की जैव विविधता को दर्शाता है, या जैव विविधता है, ऐसे लिख लीजिएगा। निश्चित क्षेत्र के समुदाय या पारितंत्र की जैव विविधता है, पूर्ण विराम। यह किसी एक समुदाय या पारितंत्र में, यह किसी एक समुदाय या पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या, प्रजातियों की कुल संख्या, प्रजातियों की कुल संख्या को दर्शाती है या दर्शाता है। देख लेना जेंडर कैसा था स्टेटमेंट में, दर्शाता है। अगला लिखिए बीटा विविधता। टोटल डाइवर्सिटी उसमें थी, बीटा विविधता लिखिए इसमें। देखिए बीटा विविधता या यह जैव विविधता का वह मापन है, यह जैव विविधता का वह मापन है जिसके अंतर्गत पर्यावरणीय प्रवणता, पर्यावरणीय प्रवणता लिखिए पहले, पर्यावरणीय प्रवणता के साथ, इसको कहते हैं प्रवणता, ढलान, झुकाव, इकोलॉजिकल प्रवणता, याद आएगा भी थोड़ी देर में आएगा। इकोलॉजिकल ग्रेडियंट, हाँ ग्रेडियंट, इकोलॉजिकल ग्रेडियंट। क्या लिख रहे तुम लोग? हाँ, के प्रवणता के साथ परिवर्तन के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना की जाती है, प्रजातियों की विविधता की तुलना की जाती है, प्रजातियों की विविधता की तुलना की जाती है। इसके अंतर्गत समुदाय विशेष प्रजातियों की तुलना की जाती है, समुदाय विशेष प्रजातियों की तुलना की जाती है, और देखा जाता है कि किस समुदाय से प्रजातियों का कितना पलायन हुआ है, कितना पलायन हुआ है। इसको थोड़ा और ऐड करेंगे ताकि और क्लियर हो जाए, ये थोड़ा सा दिक्कत देता है। लिखिए जैव विविधता, रुक जाइए, ऐसे लिखिएगा, जलवायु परिवर्तन के साथ ही आवास या समुदाय की पर्यावरणीय दशाएं भी परिवर्तित हो जाती हैं। आवास या समुदाय की
पर्यावरणीय दशाएं भी परिवर्तित हो जाती हैं और इस परिवर्तन के साथ ही कई प्रजातियां भी परिवर्तित हो जाती हैं। कई प्रजातियां भी परिवर्तित हो जाती हैं। समझ में आया? एक समुदाय से दूसरे समुदाय में चले जाना या पलायन कर जाना, कितनी कम्युनिटीज कहाँ पलायन कर गई हैं, उसको मापने का कार्य किसके अंतर्गत होता है? बीटा विविधता में। लास्ट में गामा लिख लीजिए, गामा विविधता। गामा विविधता लिखिए, यह एक भौगोलिक क्षेत्र या आवासों की प्रजातियों की प्रचुरता, आवासों की प्रजातियों की प्रचुरता को बताती है। इसमें आवासों की विषमता, ऑब्लिक भिन्नता, जो भी आप लिखना चाहें, विषमता भिन्नता का पता चलता है। विषमता भिन्नता का पता चलता है। एक छोटी सी हेडिंग बना लीजिए, जैव विविधता की प्रवणता। जैव विविधता की प्रवणता, जैव विविधता की प्रवणता। हेडिंग बना ली ना? लिखिए इसमें अक्षांशों में किसी के लिए नया शब्द तो नहीं है वाले अभी देखेंगे, तो जाओ अभी देखते हैं। है वाले बताओ, और कोई भी है? अक्षांश है ना, देशांतर अक्षांश है? ये तो पता होगा ज्योग्राफी में, है ना? जो काल्पनिक रेखाएं बनी हुई हैं, अक्षांश देशांतर, ये नहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा। लिखिए, अक्षांशों में प्रायः उच्च अक्षांशों, हाई एल्टीट्यूड, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, अक्षांशों में प्रायः उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ऊपर से नीचे की ओर आने पर प्रजातियों की संख्या में अंतर, ये कहलाता है जैव विविधता प्रवणता। जैव विविधता प्रवणता कहलाता है, ग्रेडियंट ऑफ बायोडायवर्सिटी कहलाता है। इसी में एक लाइन और ऐड कीजिए, थोड़ा क्लियरिटी के लिए। टुंड्रा और टैगा जलवायु
क्षेत्रों में, टुंड्रा और टैगा जलवायु क्षेत्रों में, टैगा जलवायु क्षेत्रों में परिस्थितियां अत्यंत ही प्रतिकूल हैं, अत्यंत ही प्रतिकूल हैं, यहाँ विश्व के सर्वाधिक ठंडे जलवायु प्रदेश हैं, यहाँ विश्व के सर्वाधिक ठंडे जलवायु प्रदेश हैं, यहाँ विश्व के सर्वाधिक ठंडे जलवायु प्रदेश हैं, जहाँ वर्ष भर तापमान निम्न बना रहता है, जहाँ वर्ष भर तापमान निम्न बना रहता है। इन जलवायु क्षेत्रों में पौधों एवं अन्य जीवों का वृद्धि काल, उनके बढ़ने की उम्र, वृद्धि काल अत्यंत कम होता है, अत्यंत कम होता है। ऐसी स्थिति में अत्यंत कम होता है, ऐसी स्थिति में, अरे वो बैठ जाएंगे, आप लोग अपना काम करो। ऐसी स्थिति में प्रजातियों को जीवित रहने, ऐसी स्थिति में प्रजातियों को जीवित रहने, प्रजनन एवं वृद्धि करने हेतु, ध्यान से लिखिएगा, ये पूरी कॉन्सेप्ट है, पूरी डाइवर्सिटी का पूरा कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं आप लोग। वृद्धि करने हेतु संसाधनों को प्राप्त करना और लंबे समय तक जीवित रहना चुनौतीपूर्ण होता है, और लंबे समय तक जीवित रहना चुनौतीपूर्ण होता है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। वहीं या दूसरी तरफ या वहीं, जो भी लिखना चाहे, वहीं निम्न अक्षांशों जैसे उष्ण कटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्र जहां मौसम वर्ष भर वृद्धि एवं विकास के लिए, जहां मौसम वर्ष भर वृद्धि एवं विकास के लिए, क्या लिखे यहां पर, अनुकूल लिखे प्रतिकूल लिखे? सब सही है, अनुकूल होता है, अनुकूल होता है। ठीक है, दोनों में पूरी बायोडाइवर्सिटी को देखो, हाथ दर्द कर लो, ऐसे से अप्लाई ले रहे हैं। मुझे बार बार रिपीट करना पड़ेगा क्या आपका एहसास है आपको पीसीएस? चलिए मान लेते हैं पीसीएस के लिए, उस दिन मुझे कुछ लोग एक्सक्यूज देने आए थे कि सर हम पीसीएस का देंगे एग्जाम। ठीक है, आप यूपीएससी का नहीं दे रहे, चलिए आपको यूपी पीसीएस का सिलेबस पता है एज इट इज, जैसा यूपीएससी का, कुछ अंतर है क्या? फिर बताइए।
कैसे बच के जाएंगे लिखने से? मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा ऐसे ही, और रोज आपको याद दिलाऊंगा कि कितना लिखना होगा, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। आपको पता नहीं है तीन घंटे के 2 पेपर होंगे, हाँ, एक ही दिन में। अभी तो कुछ प्रैक्टिस नहीं हो रही है। अब मेरे साथ लिखने की प्रैक्टिस अच्छी कर लीजिए, वरना फिर आप लोग वही करेंगे, प्री क्वालिफाई कर लिया, फिर मेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं बैठ के, है ना? चलिए अगला लिखिए, जैव विविधता का महत्व। हाँ, जैव विविधता का महत्व, इंपॉर्टेंस, जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता का महत्व। बस क्या हो गया? कोई नया प्रयोजन है क्या? है? कोई नई स्कीम आई है क्या? बताओ। चलिए आगे लिखिए, जैव विविधता के महत्व में लिखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं में उनके आवास एवं गुणों के आधार पर अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। जो मनुष्य के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने में अत्यधिक सहायक है। पूर्ण विराम। जैव विविधता से मनुष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करता है। पूर्ण विराम। मनुष्य को वनस्पतियों जीव जंतुओं आवास के लिए जरूरी संसाधन, कॉमा लगा के लिखेगा, आवास के लिए जरूरी संसाधन, कॉमा औषधियां, कॉमा कपड़े, कॉमा इमरती लकड़ियां, कॉमा रबर आदि की प्राप्ति होती है। आदि की प्राप्ति होती है, और साथ ही आदि की प्राप्ति होती है, और साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवाचार
एवं नवाचार के लिए आवश्यक संसाधन भी प्राप्त होते हैं। आवश्यक संसाधन भी प्राप्त होते हैं। जैव विविधता की पूर्णविराम लगा के लिखेंगे, जैव विविधता की, ऐसे लिखेंगे, जैव विविधता में समृद्धि, जैव विविधता में आगे समृद्धि पारितंत्र को रिपीट कोई नहीं करेगा, ध्यान से सुनिए, पारितंत्र को स्वस्थ एवं संतुलित बनाए रखने में सहायक है। संतुलित बनाए रखने में सहायक है। देखिए ये तो एक पैराग्राफ हो गया आपको समझाने के लिए कि डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब कुछ हेडिंग्स में लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। स्टेटमेंट्स में ऑप्शंस में प्रश्न आ जाता है और ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। कुछ हेडिंग में भी लिखेंगे। हाँ पूछिए। नवाचार, इनोवेशन समझ में आ रहा है? 100 वाट का बल्ब हुआ करता था, फिर CFL हो गया, फिर LED हो गई, है ना। नई नई चीजों का आचार करना, नई नई खोजें करना, है ना, वो रिसर्च का एक पार्ट होता है, ठीक है ना। इनोवेशंस, नए नए आइडियाज लाना, ठीक है। ये एक नया आइडिया आप LED पे पढ़ रहे हैं, क्या है ऐसा, क्या बात है, चलो बताओ। अच्छा क्या इनका दर्द है, बताइए इनका दर्द होता है, सारे लोग जानना चाहते हैं। ये क्या बता रहे हैं? इनोवेशंस, रिसर्च, बायोडाइवर्सिटी, घर की कोई बात ना, दर्द। अच्छा, ओहो, हाँ कल नहीं पाएंगे, आप उठ के आज चले जाइए, ठीक है। हंसी मजाक है तब तक, ठीक है। हम आपको बार बार बताते हैं, हमें ध्यान रहता है हम किस चीज के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आप अगर भूल जाते हैं तो आप उठ के चले जाइए, ऐसे ही काम चलेगा। हंसी मजाक है कोई बात नहीं, आप, है ना, मुझे ऑर्डर मत दीजिए कि कल लिखवाइए, बिल्कुल नहीं। देखिए आपका प्रश्न जो आया था, अब देखिए डायरेक्ट वैसे मेंस में प्रश्न आना बंद हो गए कि जैव विविधता के का मतलब बताइए और इसके महत्व को दर्शाइए, महत्व को बताइए। डायरेक्ट प्रश्न आना बंद हो गया। अब कोई हॉटस्पॉट, ऐसा कोई हॉट इशू होता है, उससे पूछता है, तो अभी ये जो जितना भी आपने लिखा है ना, इसका ज्यादातर यूज रहेगा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में, कि अगर हमने कोई इशू को बताया कि हाँ टाइगर रिजर्व या टाइगर से रिलेटेड कोई, या डाइवर्सिटी को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, चाहे अधिनियम से रिलेटेड हो, चाहे क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज का क्वेश्चन आया हो, हम उनमें उन बातों को कहने के बाद ये ऐड करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस हमारे लिए कितना जरूरी है और इसका संरक्षण होना बहुत जरूरी है। तो इंपॉर्टेंस पता होना आवश्यक है, और इंपॉर्टेंस से डायरेक्ट प्रश्न ऑब्जेक्टिव में, प्रीलिम्स में आ जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स में लिख लेंगे महत्व। ये पैराग्राफ था ताकि आपको ये समझ में आए कि मनुष्य के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, वो क्या क्या डाइवर्सिटी से हमें मिल जाता है, और वो अगर संतुलन नहीं बना रहेगा डाइवर्सिटी और ह्यूमन का, तो क्या परेशानी आएंगी। तो अब क्या करते हैं, डैश लगा के 1 2 3 करके कुछ महत्व लिख लेते हैं। पहला लिखिए, बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसका इंपॉर्टेंस लिखिए। ये एक उत्पादक स्रोत है, उत्पादक स्रोत लिख लीजिए पहले, उत्पादक स्रोत, हाँ प्रोडक्टिव सोर्स, उत्पादक स्रोत मतलब प्रोडक्टिव सोर्स। दूसरा लिखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन लिखिए। औषधियां, तीसरा लिखिए, औषधियां क्या क्या चीजें, औषधियां। अगला लिखिए, सौंदर्य परक महत्व, सौंदर्य परक महत्व। सौंदर्य परक महत्व, एस्थेटिक इंपॉर्टेंट, एस्थेटिक इंपॉर्टेंस, सौंदर्य परक महत्व। कृषकीय महत्व,
हाँ, कृषि से बना है, कृषि महत्व लिखिएगा ऐसे, कृषि से बना है, कृषि महत्व। हाँ, बड़ी की पाई लगी इसमें, कृषि महत्व। कृषि महत्व। हो गए? ठीक है। हाँ, एस्थेटिक्स इंपॉर्टेंट, बहुत सारे जो सौंदर्य प्रसाधन बनते हैं आपके, है ना, जो मेकअप के जो भी सामान बनते हैं, वो अगर डाइवर्सिटी, आपको पता है ना, पौधों का ज्यादातर यूज होता है, इन सब चीजें पौधों से ही निकाल के बनाई जाती है ना। तो अगर पौधे और ये नहीं होंगे तो कैसे आपका फिर मेकअप वगैरह ये सब चीजें, है ना, आपका नहीं, हम सभी का, सारे लोग। तो ये ले जाके अच्छा मेरे मेकअप वगैरह। लिखिए आगे लिखते हैं, विश्व में अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र। अब हाँ, हेडिंग बना रहे हैं, अब अगली हेडिंग बना रहे हैं, ये बात यहां पर पूरी हो गई। विश्व में अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र, विश्व में अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र। पहला लिखिए उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन हम घटते क्षेत्र में, घटते क्रम में लिखेंगे, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहां पर है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। डायरेक्ट प्रश्न ऑप्शन वो आएगा प्रीलिम्स में कि सर्वाधिक डाइवर्सिटी वाले एरियाज। पहला लिखा है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हाँ, सब नहीं है, उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल नहीं। हाँ, सर्वाधिक। दूसरा लिखिए प्रवाल भित्तियां, दूसरा लिखिए कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्तियां। प्रवाल भित्तियां लिखना है। प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स। तीसरा लिखिए आर्द्र भूमियां, हम लोग ने किया है ये, वेटलैंड्स। तीसरा लिखिए आर्द्र भूमियां, और लास्ट में लिख लीजिए उष्ण कटिबंधीय सागरीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय सागरीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय सागरीय क्षेत्र। इनको कंपाइल करते हैं, बात जो आपने लिखी है इसको कंपाइल कीजिए, पैराग्राफ बनाइए, इसके नीचे लिखिए दुनिया की लगभग 80% ज्ञात प्रजातियां, दुनिया की लगभग 80% ज्ञात प्रजातियां उष्ण कटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र में पाई जाती हैं। ज्ञात प्रजातियां, दुनिया की लगभग 80% ज्ञात प्रजातियां उष्ण कटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र में पाई जाती हैं। जबकि यह क्षेत्र पृथ्वी का मात्र 6%, जबकि यह क्षेत्र पृथ्वी का मात्र 6% भूभाग है, भूभाग है। भूभाग है। इसी को पैराग्राफ को आगे और बढ़ाते हैं। दूसरी सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, हाँ इसी को अभी पैराग्राफ कंपाइल कीजिए। दूसरी सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र प्रवाल भित्तीय क्षेत्र माना जाता है, प्रवाल भित्तियों वाला क्षेत्र माना जाता है।
माना जाता है। समुद्री सतह का 1% से भी कम हिस्सा रखने वाली ये प्रवाल भित्तियां समुद्री जीवों का 50% घेरती हैं। भाग घेरती हैं। अब लिख लीजिए, जैव विविधता के ह्रास के कारण पॉइंट बनाइए। हेडिंग बनाइए, जैव विविधता के ह्रास के कारण लॉसेस, लॉस। लिखिए, लिखना शुरू कीजिए इसमें। जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रदूषण स्तर, कॉमा लगा के लिखिएगा। जलवायु प्रदूषण कॉमा, जलवायु परिवर्तन कॉमा बढ़ता प्रदूषण स्तर कॉमा मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन यूज कंजप्शन, ठीक है, दोहन से विभिन्न प्रजातियों के आवास नष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं। पूर्ण विराम। वायु एवं जल दोनों लिखिएगा। वायु एवं जल प्रदूषण, नहीं अभी आगे लिखते जाइए। वायु एवं जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां फैलती हैं, और इन बीमारियों से जैव विविधता को बहुत प्रभावित ने कर दीजिएगा। से की जगह ने कर दीजिएगा पीछे। ने लिखा था ना, ने जैव विविधता को बहुत प्रभावित किया है। ने जैव विविधता को बहुत प्रभावित किया है। वनों के अत्यधिक कटाव, पूर्ण विराम लगा के लिखिएगा। वनों के अत्यधिक कटाव व घास के मैदानों के ह्रास के कारण घास के मैदानों के ह्रास के कारण
आज अनेक प्राकृतिक आपदाएं जैव विविधता को प्रभावित कर रही हैं। जैव विविधता को प्रभावित कर रही हैं। घास के मैदानों को ह्रास का मतलब यह है कि घास के मैदान जितने थे या तो उनका पशुचारण किया जाता है, तो पशुचारण घास क्या करती है, वाटर को रोकने का कार्य करती है ना। हाँ, तो फिर सॉइल इरोजन भी होगा, बाढ़ भी उस क्षेत्र में ज्यादा आना शुरू हो जाएगी क्योंकि वहां पर घास नहीं रहेगी। तो घास क्षेत्रों को ज्यादातर क्या किया गया, या तो चारण क्षेत्र बना दिया गया या वहां पर कृषि में परिवर्तित कर दिया गया है ना। तो इससे क्या हुआ है, डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा ह्रास हुआ क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं आपने लिखा है बढ़ जाती हैं। ठीक है, पैराग्राफ पूरा हो गया ना। चलिए इसमें कुछ चीजें और लिख लीजिए, क्या क्या कारण है डाइवर्सिटी के ह्रास के, खाली पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा, पॉइंट वाइज लिखिए। प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, बढ़ते तापमान, बढ़ता तापमान, बढ़ता तापमान, बढ़ता तापमान, समुद्री प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, तटीय इंजीनियरिंग, तटीय इंजीनियरिंग, पोर्ट इंजीनियरिंग बताते हैं, तटीय इंजीनियरिंग आदि, आदि लिख दीजिएगा बस, थोड़ा और बस आदि। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। हाँ, तटीय इंजीनियरिंग समझ लेते हैं हम लोग। तटीय इंजीनियरिंग क्या होता है कि जब गवर्नमेंट क्या करती है, बैठ जाइए जाना है नहीं अभी, चलिए तो इसको स्टॉप करो। हाँ, तटीय इंजीनियरिंग मतलब पोर्ट डेवलप